Hello everyone, welcome back to IAS Cafe. My name is Priyanka. As you all know, we are covering Vision IAS monthly magazine on this platform. दिसंबर मंथ हम स्टार्ट कर चुके हैं, पॉलिटी हो चुका है, आपका इकोनॉमिक्स हो चुका है, इंटरनेशनल रिलेशन हो चुका है, सिक्योरिटी हो चुका है. एनवायरमेंट थोड़ा सा लंबा है, तो पहले हम सोशल इश्यूज कवर कर रहे हैं आज, इसके बाद एनवायरमेंट का वीडियो अपलोड हो जाएगा. तो आज शाम को या फिर इसके बाद कल कल के अंदर एनवायरमेंट का वीडियो आपको मिल जाएगा. उसके बाद जितने भी छोटे मोटे टॉपिक्स, एथिक्स हो गया या फिर आपके पास साइंस एंड टेक है, उसको भी हम मर्ज करके एक साथ एक लास्ट वीडियो डाल देंगे और दिसंबर मंथ यहाँ पे हम खत्म करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड कास्ट आइडेंटिटीज इन इंडिया. ठीक, अब जब टेक्नोलॉजी की बात आई रही है तो आप हमारा ये टेक्नोलॉजी लेड इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सकते हो. हमारे यूट्यूब चैनल को आप सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो और हमें मोटिवेट करते रहो. ठीक है, तो पहला टॉपिक है आपके पास कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उसी के साथ जो कास्ट आइडेंटिटीज है इंडिया में वो भी बढ़ रही है. तो यहाँ पे फोकस होना चाहिए आपका कास्ट आइडेंटिटीज के ऊपर. सबसे पहली बात, तो कास्ट डिफरेंशिएशन क्या होता है. मैं मान के चल रही हूं कि आप में से क्या, इनफैक्ट एक फैक्ट है कि इंडिया के अंदर जो रिच क्लास है वो बहुत कम है. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन आज भी एग्रीरियन पॉपुलेशन है या फिर रूरल एरिया में रह रही है या फिर ट्रांजिशन एरिया जो कि टाउन है, छोटे छोटे जो सिटीज है वहां पे रह रही है. तो अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें, कास्ट सिस्टम कहीं ना कहीं आज भी प्रेवलेंट है. आप थोड़े से ये रिच क्लास सोसाइटी या हायर मेट्रो सिटीज को आप छोड़ दीजिए, वहां पे भी प्रेवलेंट है. वहां नहीं है, बाकी जगह आज भी कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है. या फिर मैं बोलूं कि ये जो रिच सिटीज है, मेट्रो सिटीज है, यहाँ पे भी कास्ट सिस्टम प्रेवलेंट है, बट फॉर्म चेंज हो गया है. कैसे? रूरल एरियाज या फिर जो आपके पास छोटे शहर होते हैं वहां पे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि भाई क्या कास्ट है आपकी, तब क्या ब्राह्मण हो, नीचे जात के हो, क्या मतलब बढ़िए हो, क्या कास्ट क्या है. लेकिन थोड़े से आप सोफिस्टिकेटेड मान लीजिए, जैसे कि टाउन वाले एरियाज में आ जाएंगे, वहां बोलेंगे सर व्हाट्स योर नेम, दिस इज योर नेम. पूरा नाम क्या है सर, आपका पूरा नाम क्या है ना. तो ये एक तरह से पूछ अभी भी हो रहा है आपको कास्ट, लेकिन थोड़ा सा फॉर्म चेंज कर रहा है कि भाई पूरा नाम बताइए, इनडायरेक्ट वे में आपको पूछा जा रहा है. ठीक है, तो यानी कहीं ना कहीं कास्ट आज भी है. तो यहाँ पे राइटर क्या कह रहा है कि रिसेंटली there have been many instances of caste-based discrimination emerging out of the use of technology and also in the representation of marginalized caste group in the tech workforce. सबसे पहले तुरंत जाके कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि ये जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन अगर होता है तो आपकी कौन सी फंडामेंटल राइट का वायलेशन जो है होने वाला है. ठीक है, नाउ न्यूज है कि टेक्नोलॉजी के इमर्ज होने के साथ साथ जो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन है वो भी बढ़ रहा है. तो कैसे? यहाँ पे बात हुई है सोशल आइडेंटिटी की और रोल ऑफ कास्ट की इंडिया में, कि भारत में आज के टाइम पे आपका जो सोशल दर्जा है, सोशल आइडेंटिटी है, इसका क्या महत्वपूर्ण है और कास्ट का क्या रोल है. तो सोशल आइडेंटिटी का क्या मतलब है? सोशल आइडेंटिटी का मतलब है कि आपका सोसाइटी के अंदर कैटेगराइजेशन क्या है. फॉर एग्जाम्पल, बहुत पहले के जो टर्म होता था, आपकी बर्थ के बेसिस पे आपका सोशल कैटेगराइजेशन होता था. फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ब्राह्मण हैं तो आपको बोला जाता है ये ब्राह्मण जाति के हैं, ये आपके पास बढ़िया जाति के हैं, या आपके पास इस फलाना जाति के हैं, है ना. तो इस तरह से आपका एक सेल्फ कैटेगराइजेशन होता था और जेंडर के बेस पे कि भाई ये औरत जात है, ये मर्द जात है, या फिर ये बढ़िया जात है, ये ब्राह्मण जात है. तो कास्ट के बेसिस पे या फिर जेंडर के बेसिस पे, एथनिसिटी के बेसिस पे, यानी जिस आधार पे आपका जन्म होता है, बोर्न बर्थ, उस आधार पे आपका एक सोशल कैटेगराइजेशन किया जाता है. फिर यहाँ पे आता है कास्ट सिस्टम. तो ये सोसाइटी का डिवीजन है सोशियो रिलीजियस नॉर्म्स के आधार पर. फिर आता है कास्ट डिस्पैरिटी, यानी कि कास्ट डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसके अंदर इनइक्वालिटी. मान लीजिए कि आप कहीं पे वर्क के लिए आपको अप्लाई करना है, लेकिन वहां पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि हम तो सिर्फ हायर क्लास वालों को लेंगे, दिस इज नॉट फॉर यू. और अगर आपको बोलते कि रोड की साफ सफाई करनी है तो ये लोअर क्लास वाले के लोग हैं.
तो यहाँ पे ये जो इनइक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी में, दैट इज योर कास्ट डिस्पैरिटी। तो बेसिकली एक स्टडी हुई थी जेएनयू यूनिवर्सिटी द्वारा, उसमें बोला गया कि जो 27% मॉडर्न फैमिलीज है आज भी अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस करती है, विच इज नॉट लीगल। अनटचेबिलिटी आप इंडिया में नहीं कर सकते हो, ये हटा दिया गया है, ठीक है। उसके बावजूद आज भी 27% जो मॉडर्न इंडियन फैमिलीज है वो प्रैक्टिस करती है अनटचेबिलिटी। अब थोड़ा सा फैक्ट से हटके रियलिटी में अजम्पशन करने की कोशिश करते हैं। मैं मान के चल रही हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहा है वो 18 वर्ष से ऊपर है, तो रैशनल होके बिना पर्सनल लिए हम सब एक चीज यहाँ पे अज्यूम करेंगे या फिर इमेजिनेशन के अंदर जाएंगे। आप सबके घर के अंदर आज सबके घर के अंदर कितने ऐसे लोग हैं जो कि एक डिफरेंट कम्युनिटी के साथ खाना खाना पसंद करते हैं? अगर आप मुस्लिम हैं तो हिंदू लोगों के साथ आप आराम से बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं, या फिर आप अगर कर रहे हैं तो आपकी पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके घर के अंदर कोई लोअर कास्ट का लोग आता है तो आप उसको किचन में एंट्री नहीं देते हो। तो ये सब आपके घर में अभी भी कहीं ना कहीं अगर हो रहा है तो आप इस फैक्ट देखने की जरूरत नहीं है, इट्स लाइक कॉमन। ये जो अनटचेबिलिटी है वो आज भी यहाँ पे सीधी सीधी प्रैक्टिस हो रही है। लेकिन थोड़ा सा मेच्योर एग्जाम्पल, हमने कहा यहाँ पे जेंडर बेस्ड और इनइक्वालिटी भी अगर हो रही है तो इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ अनटचेबिलिटी। फटाफट से सबरीमाला केस को याद रखेंगे, सबरीमाला टेम्पल केस। यूपीएससी एस्पिरेंट है, थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड या फिर सिलेबस से रिलेटेड एग्जांपल देना बनता है। सबरीमाला जो टेम्पल केस है उसका ये बोला गया कि जो वुमेन अगर अपनी प्यूबर्टी एज से लेके 50 वर्ष वाली जो एज होती है, जब वो अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल को फॉलो कर रही होती है, जब वो अपने पीरियड्स के अंदर वाली एज के अंदर होती है, वो एज वाली महिलाएं जो है मंदिर में नहीं जा सकती है, ठीक है। तो इस केस के अंदर बोला गया कि ये तो वुमेन के खिलाफ अनटचेबिलिटी हुई, ये जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आप याद रख सकते हो। तो अब बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एंड कास्ट बेस्ड डिस्पैरिटीज। टेक्नोलॉजी हैज इमेलियोरेटेड द कास्ट बेस्ड, बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना की बात हो रही है। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई है, लोगों का काम इजी हो रहा है, टेक्नोलॉजी में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी के साथ मैं बोल रही हूँ टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है तो जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जिसको हम सदियों से हटाना चाह रहे हैं, जिसके लिए अनटचेबिलिटी जैसा फंडामेंटल राइट हम लेके आए हैं, अनटचेबिलिटी एक्ट आया जिसके अंदर उसको गलत माना गया है, वो चीज जिसको हम सदियों से हटाना चाह रहे हैं वो टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है वापस, राइट। कैसे? बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एक्सेस, एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, एवेन्यूज फॉर द एंटरप्रेन्योरशिप। सो इसी के साथ अगर आपको जो टेक्नोलॉजी है इंफॉर्मेशन दे रहा है, इंटरनेट 5G 4G इंटरनेट हर किसी के पास इंटरनेट है, आप जितनी मर्जी आप कोचिंग्स कर लीजिए, लेकिन आपके सारे डाउट तो इंटरनेट पे क्लियर हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या 1 घंटे में क्या पढ़ाएगा टीचर। तो मोस्टली आप क्या करते हो, यूट्यूब पे जाते हो, इंटरनेट इंफॉर्मेशन दे रहा है, एजुकेशन इंफॉर्मेशन दे रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। तो इसी के साथ साथ एक इश्यूज भी क्रिएट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन हैरेसमेंट, अरे डीप फेक का एग्जाम्पल, डीप फेक का एग्जाम्पल ले लीजिए। बॉलीवुड स्टार्स रश्मिका मंदाना, कटरीना कैफ, आलिया भट्ट, सचिन तेंदुलकर की वो डॉटर सारा तेंदुलकर, इन सभी के डीप फेक बने हैं। बायसेस इन द एल्गोरिथम, प्रमोशन ऑफ द हेट स्पीच, रिलीजन को लेके तुरंत वो जो है वीडियोस वायरल हो जाती है, हेट स्पीच वायरल हो जाता है। तो यहाँ पे ये जो डिस्क्रिमिनेशन वाली चीज है टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ रही है। तो यहाँ पे देखा गया कि जो अपर कास्ट है उनका बहुत ज्यादा डोमिनेंस है। अगर 2019 का एक सर्वे देखें बाय द लोकनीति एंड द CSDS, तो जो अपीयरेंस है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का वो सोशल मीडिया पे आपको बहुत कम दिखेगा। तो वहां पे भी आप बोल सकते हैं कि बायसनेस जरूर दिखेगी। डिजिटल डिवाइड है, there exists a large first level and a second level digital divide between disadvantaged caste group and others in India. एल्गोरिथम को बाइसेस, देखो जब भी आप किसी यूट्यूबर से बात करेंगे तो आप बोलोगे कि थोड़ा सा एल्गोरिथम समझने में समय लग रहा है, कि कभी तो समझ नहीं आ रहा कि मैं इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं इस प्लेटफॉर्म पे, इतना वो कर रहे हैं, लेकिन एल्गोरिथम नहीं समझ पा रहे, बिकॉज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे टेक्नोलॉजीज यहाँ पे यूज करी गई है। अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये काम कैसे कर रही है, ये डेटाबेस काम कर रही है ना। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, बहुत ही अच्छा एग्जांपल देती हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कैसे काम करता है, एक्सपीरियंस बेस, यानी कि आज उसने आपने कुछ चैट जीपीटी पे डाला, गूगल पे डाला, चैट जीपीटी पे डाला कि औरत को खाना बनाना चाहिए या फिर काम करना चाहिए, दोनों में से वो किसको चूज करेगा। तो चैट जीपीटी मुझे आंसर जो देगा वो एक हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे देगा।
तो यानी इंडिया की जो सोसाइटी जिस तरह से सोच रही है, चैटजीपीटी उसको उसी तरह से इनकलकेट कर रहा है। तो यहाँ पे अब वो आंसर कैसे दे रहा है, सोसाइटी की बेसिस पे, हिस्टोरिकल डेटा की बेसिस पे। तो यहाँ पे बायसनेस आ जाती है ना, विच में कंटेन द बायसेस एंड रिफ्लेक्टिंग एंड एम्पलीफाइंग द कास्ट बेस। अब वो चैट जीपीटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यू जनरेशन को क्या बोल रहा है, हाँ बिल्कुल किचन में ही काम करना चाहिए, बाहर जाके क्या करोगी, कर रहा है ना, अपोजिट जेंडर आपका मेल कर रहा है, राइट। वर्कफोर्स रिप्रेजेंटेशन, सोशल स्टिग्मा एंड सेग्रीगेशन। अब आप इन इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज को यूज कैसे कर सकते हो कास्ट डिस्पैरिटीज को एड्रेस करने के लिए। पहला, डिजिटल इंक्लूजन, implement initiatives to bridge the digital divide by providing affordable and accessible technology infrastructure, जैसे कि इंटरनेट कनेक्टिविटी है, marginalized social groups को, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करेंगे हम, रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाएंगे, फाइनेंशियल डाइवर्सिफिकेशन है, सोशल अवेयरनेस है। तो दीज आर द थिंग्स जो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक, sexual harassment of the women at the workplace, prevention, prohibition, readdressal post act 2013। ये टॉपिक पढ़ने से पहले मैं चाहूंगी कि आप सभी लोग अपनी आंखें बंद करें, और मैं एक वाक्य बोल रही हूँ या फिर 2 मिनट के लिए कुछ बोलूंगी, उसको आप इमेजिन करके देखिएगा, ठीक है। सभी लोग अपनी आंखें बंद करके सोचेंगे, ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर, यानी बहुत पहले की जनरेशन, उस वक्त आपके दादा या फिर जो मेल कैटेगरी का आदमी होता था वो कमाने जाता था, और जो औरत होती थी घूंघट में रेस्ट्रिक्शंस के अंदर किचन में खाना बना रही होती थी, ठीक है। इमेजिन किया सबने कि जो औरतें थी वो घर में खाना बनाती थी, रेस्ट्रिक्शंस होते थे, बोलती नहीं थी मर्दों के सामने, घूंघट लेती थी, बाहर नहीं जाती थी, और टोटली मेल पे डिपेंडेंट थी, ठीक है। थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन पे आ जाइए, थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन पे आ जाइए कि आदमी अभी भी बाहर कमा रहा है, औरत का घूंघट हट गया है, थोड़ा सा वो एक घर के अंदर थोड़ा सा ढंग से रहने लगी है, बोल रही है, थोड़ा सा स्माइल कर रही है, रेस्ट्रिक्शन कम हो गए, लेकिन आज भी वो खाना बना रही है। थोड़ा सा नेक्स्ट जनरेशन पे आ जाइए, आदमी अभी भी बाहर काम करने जा रहा है, अभी भी जो औरत है, आप क्या करिए, आप सूट पहन के कंफर्ट जोन में आके, लेकिन अभी भी क्या कर रहे हैं, औरत किचन में खाना बना रही है। नेक्स्ट जनरेशन, आदमी अभी भी बाहर कमा रहा है, लेकिन औरत सूट पहन के आप क्या कर रहे हैं कि आप पजामा टी शर्ट पहन लीजिए, कंफर्ट लेवल पे आ जाइए, लेकिन अभी भी आप किचन में काम करिए। नेक्स्ट जनरेशन, आदमी अभी भी वर्कफोर्स में है, काम कर रहा है, लेकिन औरत जो है शॉर्ट्स पहन की, टी शर्ट पहन के मोर कंफर्टेबल, आपको और कंफर्ट दिया जा रहा है, आप किचन में काम करते हैं। नेक्स्ट, औरत अब काम कर रही है, लेकिन अब वो उसके पास डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी के काम के साथ आपको घर भी संभालना है, उसके ऊपर बर्डन है। तो आप समझ पा रहे हो कि हमको एक वहम दिया गया है कि जो वुमेन है उसका सोशल स्टेटस जो है चेंज हो रहा नहीं, आपको ज्यादा से ज्यादा और कंफर्ट दिया जा रहा है कि आप घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो। यानी कि जो मेन स्टिग्मा है वो तो जा ही नहीं रहा, यू आर प्रोवाइडिंग मोर कंफर्ट लेवल कि आप किस तरह से और अच्छे से सिर्फ किचन में पड़े रहो और बाहर का काम ना करो, है ना। तो यहाँ पे इस चीज को आपको समझने की जरूरत है। अब यहाँ पे औरतें जो है वर्कफोर्स यानी कि ऑफिस में काम करने क्यों नहीं जा पाती, क्योंकि उनके पास डबल बर्डन है। एक तरफ आपको बोला जाता है हाँ बिल्कुल ऑफिस चले जाओ, लेकिन टाइम पे आके आपको वापस खाना बनाना है, घर संभालना, तो दो चीजें कैसे कर पाएंगी। दूसरा, जब वो वर्कफोर्स पे जा रही है तो वहां पे उनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, दे डू नॉट फील सेफ। आज भी जो मेल आदमी है उनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई औरत वहां पे काम करने जा रही है, और उनको उनके सल्यूट मानना पड़ेगा कि हमसे बराबर में कैसे काम कर रही है। तो देयर आर मेनी फैक्टर्स टू सेक्सुअल हैरेसमेंट होते हैं वर्कफोर्स पे, उसको यहाँ पे समझते हैं। सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वुमेन का एक वर्कफोर्स एक्ट आया था 2013 में, उसको आज 10 साल हो गए, इसलिए यहाँ पे हम इसको पढ़ रहे हैं। तो पहले ये जो बॉक्स उसमें देख लेंगे, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का जो जजमेंट है, ठीक है, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 का जजमेंट। इसके अंदर एक लीगली बाइंडिंग गाइडलाइन जो है वो दी गई थी, जिसमें इसके आधार पर थी राइट टू इक्वालिटी एंड डिग्निटी, यानी कि विमेन और मेल राइट टू इक्वालिटी और डिग्निटी के आधार पर कुछ लीगल बाइंडिंग गाइडलाइंस दी गई थी, और यहाँ पे सेक्सुअल हैरेसमेंट को प्रॉपरली डिफाइन किया गया था। अकाउंटेबिलिटी दी गई थी कि इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, पूरी इंस्टीट्यूशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। प्रायोरिटाइजेशन द प्रिवेंशन एंड रीएड्रेसल मैकेनिज्म, ठीक है, विशाखा गाइडलाइन क्लियर है। अब बात करते हैं पॉश एक्ट के बारे में। तो विशाखा जजमेंट जो कि 1997 में आया था, उसी की कंसिस्टेंट में होके ये एक एक्ट बनाया गया था, जिसमें वुमेन्स राइट टू वर्क फॉर प्लेस इक्वालिटी फ्री फ्रॉम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करी गई थी। इस एक्ट के अंदर सबसे पहले अग्रीव्ड वुमेन किसको मानेंगे ये यहाँ पे डिफाइन किया गया, यानी वो सारी वुमेन जो कि काम पे जा रही है रेगुलरली,
टेम्परली, एडहॉक, डेली वेजेस पे, या फिर स्टूडेंट भी है, वो सब यहाँ पे एग्रीव्ड वुमेन होगी। वर्क प्लेस, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, कोई भी घर, प्राइवेट कंपनी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, फर्म। सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क फोर्स, उसको भी डिफाइन किया कि फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल एडवांसेस या फिर सेक्सुअल फेवर्स, कलर्ड रिमार्क्स, शोइंग द पोर्नोग्राफी, दीज थिंग्स। अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उनका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? आप अपनी जैसे कि जो एचआर टीम को बोल के वहां पे ऑर्गेनाइज करवाए वर्कशॉप जिसमें अवेयरनेस प्रोग्राम हो इस एक्ट से रिलेटेड। देन देयर इज अ कंप्लेंट कमिटी, जितनी भी कंप्लेंट कमिटी उसमें कम से कम 50% वुमेन होनी चाहिए। इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है, राइट? एम्प्लॉयज आर रिक्वायर्ड टू constitute an internal complaint committee at each workplace with to receive and address the complaint of sexual harassment। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर जो है वो एक वुमेन होनी चाहिए। और जो लोकल कंप्लेंट कमिटी है वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जो कि इनफॉर्मल होते हैं, जहाँ पे कम से कम 10 वर्कर से कम के लोग होते हैं। नाउ किस तरह से आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, यहाँ पे आपको प्रोसेस लिखा हुआ है। 50,000 तक की यहाँ पे फाइन जो है लग सकती है। अब इसके अचीवमेंट्स क्या दिए गए थे कि रिपोर्टिंग ज्यादा से ज्यादा होने लगी, वुमेन एम्पावरमेंट होने लगा, एंड अवेयरनेस जो है यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा बढ़ी। ठीक है, ये क्लियर है। अब हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द न्यूज इन शॉर्ट्स। छोटे छोटे टॉपिक से सबसे पहले बात कर लेते हैं ज्ञान प्रोग्राम के बारे में, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। सो दिस प्रोग्राम इज ज्ञान, दैट इज ग्लोबल इनिशिएटिव एकेडमिक नेटवर्क। सेंटर ने अप्रूव किया है 4th फेज। अब ये है क्या? तो बेसिकली इसको लॉन्च किया गया था अंडर द, देखो मिनिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट, ज्ञान ऐसे याद रखोगे, ज्ञान नॉलेज है ना। तो ये जो ज्ञान प्रोग्राम है यानी कि ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ये लॉन्च किया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज अ जॉइंट टीचिंग प्रोग्राम विद रेप्यूटेड इंटरनेशनल फैकल्टी। पर्पस क्या था? दैट जितने भी साइंटिस्ट है या फिर एंटरप्रेन्योर्स है इंटरनेशनली, उनके साथ आपको मिलके एक तरह से हायर एजुकेशन को किस तरह से इंकरेज कर सकते हो उसको प्रमोट करना। जितने भी गवर्नमेंट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 200 एनआईआरएफ में आते हैं, ठीक है, रैंकिंग्स में हैविंग एटलीस्ट द ए ग्रेड, वो सब यहाँ पे होंगे। बेनिफिट क्या होगा? इंडिया के जो टॉप इंस्टीट्यूशंस है, टॉप इंस्टीट्यूशन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है विद ग्लोबल फैकल्टीज, यहाँ पे आप बात करेंगे उसके बारे में। फंडिंग की बात करेंगे तो $8,000, $12,000। नाउ रिपोर्ट ऑन द जेंडर रिलेटेड किलिंग्स, अगर हम बात करें तो जेंडर रिलेटेड किलिंग्स के बारे में, तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो है जेंडर, यानी कि इंपॉर्टेंट चीज जिस पर हम फोकस कर रहे हैं वो है आपके पास जेंडर। रिपोर्ट टाइटल्ड द जेंडर रिलेटेड किलिंग्स ऑफ वुमेन एंड द गर्ल्स इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम एंड यूएन वुमेन। आई रिपीट, जेंडर रिलेटेड किलिंग यानी कि वुमेन के खिलाफ बायसनेस, कि अगर लड़की पैदा हुई है या फिर सोशल में सोसाइटी में कुछ गड़बड़ किया है उनके अकॉर्डिंग, तो उनकी किलिंग होती। तो ये जो रिपोर्ट है इट इज डन बाय यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स। मुझे एक मूवी याद आ रही है अभी, और धड़क मूवी थी, ऑल्दो वो इतनी क्या कह सकते हैं ब्लॉकबस्टर मूवी नहीं थी, बट उसका जो लास्ट का एक मैसेज था दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। जानवी कपूर वाज द लीडिंग एक्ट्रेस इन दैट मूवी, और वो अपनी इच्छा से एक लव मैरिज में चली जाती है और उनकी फैमिली वाले ही जानवी कपूर और उनकी बेटे को मार देते हैं, बिकॉज उनकी फैमिली को ये लगता है कि ये हमारी सोशल स्टेटस के खिलाफ। So this is a gender related killing, right? So femicide can be broadly defined as international killing committed on the ground of gender related factors. It includes the ideology of men entitlement and privilege over the women, social norms regarding the masculinity and the need to assert the male control or the power. अब की रिपोर्ट 2022 के अकॉर्डिंग 88,900 women and girls were homicide victims worldwide। 55% जो टोटल फीमेल होमिसाइड है वो उनकी फैमिली द्वारा ही किया गया था, जैसे कि अभी हमने आपको एग्जाम्पल दिया। तो ये रिपोर्ट क्या है, किसने पब्लिश करी, वो आप देख सकते हैं। प्लस फेमिसाइड के लिए और क्या क्या डेटा है, दैट इज एक एक्ट है, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट 1987 में आया था, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961, इमोरल ट्रैफिक एक्ट 1956, वुमेन इन डोमेस्टिक वायलेंस एंड इंडियन पेनल कोड के अंदर कुछ आपके पास सेक्शंस है। तो ये जो यूएनओडीसी के बारे में आप यहाँ पे देख लेंगे जिसने ये रिपोर्ट निकाली। स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग द ड्रोन टू द वुमेन, कुछ खास है नहीं, इट्स अ नॉर्मल स्कीम, यू कैन हैव अ लुक ऑन दिस।
I think we should go for this thing. Report on the national policy on the child labor. चाइल्ड लेबर अगेन कौन से फंडामेंटल राइट के साथ आप लिंक करते हैं, आप बताएंगे तुरंत। ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है उन्होंने एक रिपोर्ट दी है, नेशनल पॉलिसी ऑन द चाइल्ड लेबर, एक असेसमेंट। इसके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग the policy to eliminate the child labor has to go a long way to achieve the target of देखो हमारे पास है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उसका 8.7 बोलता है कि हमको किसी भी प्रकार का जो चाइल्ड लेबर है उसको 2025 तक खत्म करना है। अब ये रिपोर्ट कह रही कि भाई ये 2025 तक खत्म करना तो हम तो बहुत दूर है, अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, चाइल्ड लेबर तो अभी भी हो रहा है ना। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि जो डेफिनेशन है चाइल्ड की वो बहुत ही एम्बिगस है। मतलब चाइल्ड लेबर को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी एक्ट है, जैसे कि राइट ऑफ चाइल्ड टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जुवेनाइल जस्टिस, इसमें चाइल्ड की डेफिनेशन बहुत एम्बिगुअस है, जो कि बहुत बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक, फंडामेंटल राइट देख सकते हैं आर्टिकल 24 से रिलेटेड है, और आप और भी जो एक्ट है वो यहाँ पे देख सकते हैं। देन कम्स योर आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल फॉर द दिव्यांग चिल्ड्रन। तो जो मिनिस्ट्री है वुमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट की, उन्होंने ये लॉन्च किया है, दैट इज नेशनल आउटरीच प्रोग्राम ऑन द आंगनवाड़ी प्रोटोकॉल। द प्रोटोकॉल एम्बॉडीज अ सोशल मॉडल फॉर द दिव्यांगजन। यहाँ पे स्क्रीनिंग होगी अर्ली डिसेबिलिटी साइन की, इंक्लूजन इन द कम्युनिटी इवेंट्स, प्लस ये जो आशा और ये जो राष्ट्रबल स्वयं जो कार्यक्रम टीम्स होते हैं वो यहाँ पे बनाए जाएंगे। एराटा हम बहुत बार कर चुके हैं, नवंबर मंथ में भी हम कर चुके हैं, ठीक है, उसको आप ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस सेक्शन। अब इसका अगला वीडियो जो है आपके पास एनवायरमेंट सेक्शन का होने वाला है, और थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, प्रीलिम्स से पहले जितना हो सकता है फटाफट से रिवाइज करेंगे। और एक और चीज, ज्योग्राफी के बिना प्रीलिम्स आपका अधूरा है। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज्योग्राफी की वीडियोस आराम से इसी और जो चैनल पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड यहाँ पे हो चुकी है, तो आप उसको देखें। और पूरा एक क्लाइमेटोलॉजी का तुरंत जो होता है ना एक रैपिड फायर रिवीजन वाला वीडियो है, वो यहाँ पे बना दिया जाएगा बहुत ही जल्द, आप उसको भी देख सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप हमें सपोर्ट कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके। थैंक यू सो मच।